हेलो एवरीवन, रिवाइज एमआर सर नोट्स की सीरीज में आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। एमआर सर के ये नोट्स हैं। आइए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में बातचीत हो। डेफिनेशन देखिए, काउंटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया। मैंने बोला भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, मैंने एक एरिया दे दिया, मैंने कहा इतना एरिया है। तुमने मुझे ये बता दिया कि इस एरिया से 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हैं वो पास कर रही हैं। मैंने बोला भाई तुमने ये फ्लक्स बता दिया मुझे। फ्लक्स होता क्या है? काउंटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया। किसी भी गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास कर रही हैं उसकी काउंटिंग फ्लक्स कहलाती है। मैं काउंट क्यों करूं? क्योंकि तुम इससे आइडिया ले सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, किसी पर्टिकुलर एरिया से कितना पास कर रहा है, तो साथ के साथ आप इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का भी आइडिया ले सकते हैं कि कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की प्रेजेंस उस गिवन या फिर पर्टिकुलर एरिया में होगी। चलिए, अच्छी बात है। अब ये देखो कि ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, ठीक है। मैंने छोटा सा एरिया काट लिया। देखो इसे फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, यार ये बताना भूल गया, फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है इसे, फ्लक्स को, ये होता है फाई, ठीक है। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसके अंदर मैंने एक छोटा सा एरिया काट लिया, यहां से कुछ फ्लक्स पास कर रहा होगा। मैंने अब क्या करा, एक बड़ा सा एरिया काट लिया, यहां से और ज्यादा फ्लक्स पास कर रहा होगा। या छोटे एरिया से 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही हैं, बड़े एरिया से 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही हैं। यानी कि फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा फ्लक्स पास करेगा। बिल्कुल सही बात, ठीक है। एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, मैंने इस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर एक पॉइंट पर एक एरिया के अंदर फ्लक्स निकाल लिया। इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर मैंने फ्लक्स कुछ निकाला, यहां पर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही हैं इस एरिया से। उसी सेम एरिया से इस पॉइंट पर, एरिया उतना ही है लेकिन इस पॉइंट पर उसी सेम एरिया से 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही हैं। मतलब कि फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेंगी किसी पर्टिकुलर एरिया से उतना ज्यादा फ्लक्स होगा। बिल्कुल सही बात है। अब एक मैंने सरफेस ले लिया, मान लो एक स्क्वायर ले लिया, और इस स्क्वायर के, देखो उससे पहले एक बात बता देता हूं, एरिया जो है ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है प्लेन के। इसका क्या मतलब है, मान लो एक मैंने प्लेन सरफेस बनाया और इससे एरिया जो होगा वो क्या होगा, ये सरफेस है, ये प्लेन है, तो इसके परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ होगा। देखो 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर क्या होता है, एरिया होता है। देखो ये एरिया जो है ये इधर की तरफ होगा, परपेंडिकुलर होगा हमेशा प्लेन से, ये बात ध्यान रखना। अब मैंने क्या करा, एक प्लेन ले लिया और उससे जो है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा था इस तरफ। यानी कि उस एरिया और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बीच में जो था वो 90 डिग्री का एंगल था। तो भाई एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कब पास करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब पास करती है जब फ्लक्स आता है। लेकिन यहां पर तो क्या हो रहा है, देखो ऐसा है, ये इसके साथ के साथ ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल जा रही है, कोई पास ही नहीं कर रही। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट पासिंग थ्रू एनी गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इसका मतलब क्या होगा कि फ्लक्स यहां पर 0 होगा। मान लो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर की तरफ से। मैंने क्या बताया कि एरिया जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है, तो मुझे इसका ये वाला कंपोनेंट लेना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल लेना पड़ेगा। ये थीटा एंगल है, अगर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में थीटा एंगल है तो ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, ई कॉस थीटा। हाँ ये हो जाएगा ई साइन थीटा। ई साइन थीटा से मतलब नहीं, क्यों? क्योंकि मुझे ये देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना पास कर रही है, तो मुझे एरिया के साथ वाले कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट है। सही है, तो इसका मतलब ये यूजफुल है, कॉस थीटा वाला कंपोनेंट यूजफुल है। कॉस थीटा वाला कंपोनेंट जब भी यूजफुल होता है तो इसका मतलब क्या है, हम क्या कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि फाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉस थीटा के। हाँ, कॉस थीटा पर डिपेंड करेगा फ्लक्स जो होगा। और कॉस थीटा के अंदर ये जो थीटा है ये क्या है, ये एंगल है बिटवीन एरिया, ये एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल है क्या, थीटा। फाई क्या है, अब ये जो फाई है, ये जो फ्लक्स है, ये क्या होगा, ई ए कॉस थीटा।
ई डॉट ए मतलब क्या होता है, ई कॉस थीटा। ये क्या है, ये है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट आता है, जो रिजल्ट आता है वो कैसा होता है, वो स्केलर होता है, बिल्कुल होता है। और ये इसकी यूनिट्स दे रखी हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम हो जाएगा, वोल्ट मीटर भी बोलते हैं। चलिए, तो हमने यहाँ पर फ्लक्स का थोड़ा बहुत एक जनरल आइडिया लिया। अब हम जो है आगे की तरफ बढ़ते हैं और थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं। मान लो कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 3D के अंदर दे दिया, एरिया भी 3D के अंदर दे दिया, बोला फ्लक्स बताओ। फ्लक्स मुझे पता है क्या होता है, ई डॉट ए होता है, यानी कि ई ए कॉस थीटा, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप डॉट एरिया इन आई एक्स, एरिया मतलब एरिया इन आई कैप, एरिया इन वाई कैप, एरिया इन जे कैप, एरिया इन के कैप। ठीक है, एरिया इन आई कैप, एरिया इन जे कैप और एरिया इन के कैप। ठीक है, अब इनका डॉट प्रोडक्ट ले लो, आई का आई के साथ 1 हो जाएगा, ई एक्स ए एक्स हो जाएगा प्लस ई वाई ए वाई प्लस ई जेड ए जेड हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर बेस्ड कुछ सवाल आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 3 डायमेंशन के अंदर, ओ माय गॉड। इलेक्ट्रिक फील्ड 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, देन फाइंड फ्लक्स। ठीक है, मुझे फ्लक्स फाइंड करना। थ्रो एन रॉड ऑफ लेंथ 5 मीटर प्लेस्ड अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अंदर एक रॉड रखी हुई है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। मुझे बोल रहा है इस रॉड से कितना फ्लक्स पास करेगा, वो ये बता दो। मैंने फौरन फ्लक्स का जो है फॉर्मूला लगाया, ई डॉट ए मुझे फॉर्मूला पता था। मैंने जब यहाँ पर एरिया की तलाश में इधर उधर गया कि भाई कहीं क्वेश्चन में एरिया दे रखा होगा, तो पता ही चला कि लेंथ दे रखी है 5 मीटर। फिर मेरे दिमाग में आया भाई इसने रॉड के बारे में बोला है, रॉड की तो लेंथ होती है, एरिया नाम की कोई चीज़ रॉड से आप रिलेट नहीं कर सकते, तो यानी कि इससे फ्लक्स पास नहीं करेगा, क्योंकि फ्लक्स के फॉर्मूले के अंदर एरिया आता है। तो मैं नॉट पॉसिबल बोल दूंगा, क्योंकि लेंथ दे रखी है मेरे भाई। ये रॉड में एरिया ढूंढने जाओगे पागल हो जाओगे। चलो, ये एक प्लेन दे रखा है, ये एक स्क्वायर है, इधर की तरफ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप मुझे ये बताइए, बोल रहा है फ्लक्स बताओ कितना होगा। आप ये चीज़ देखो, इधर की तरफ ही क्या है, इधर की तरफ ये है प्लेन और इधर की तरफ ही है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लेन के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। ठीक है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो एरिया जो होगा इसका ऊपर की तरफ होगा, यहाँ की तरफ होगा, इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री का एंगल है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि कॉस 90 कितना होता है, 0। तो यानी कि ई ए कॉस 90 कितना हो जाएगा, 0। तो ये पूरा 0 हो जाएगा, फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 50 न्यूटन पर कूलम एंड एरिया इज 20 मीटर स्क्वायर एंड एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस इज 30 डिग्री, देन फ्लक्स बताओ। इसने क्या बोला कि एक प्लेन दे रखा था, उसका कुछ एरिया था, ऊपर की तरफ 20 मीटर स्क्वायर और इधर की तरफ था इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका सरफेस से जो एंगल दे रखा था वो कितना दे रखा था, 30 डिग्री। मैं फौरन गया ई ए कॉस थीटा लगाने के लिए, लेकिन भाई ध्यान रखना यहां पर 30 डिग्री मत डाल देना। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस का एंगल 30 डिग्री है, लेकिन यहां पर थीटा जो आता है वो एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का आता है। अगर ये 30 है तो पूरा 90 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ई ए कॉस थीटा 50 × 20 × कॉस 60 की वैल्यू होती है हाफ, 50 × 20 × हाफ इसका आंसर आ जाएगा। ये देखो दिखाते हैं, ये देखो एंगल बिटवीन एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये जो थीटा होता है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस नहीं होता कभी। इस ई ए कॉस थीटा के अंदर थीटा पुट कर दें आप 30 डिग्री, इस बात को ध्यान रखिएगा। बोला कि ये सरफेस से यहाँ से मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे हैं, ये स्क्वायर दे रखा है और ये सरफेस से जो है वो थीटा एंगल बना रहा है। भाई थीटा एंगल बना रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, वो 90 डिग्री है, साफ पता चल रहा है। तो कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है। इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय 10 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो ऑफ एरिया 10 यूनिट लाइंग इन वाई जेड प्लेन। ये देखो इसका एप्लीकेशन आ गया, इसका एप्लीकेशन आ गया, देखो ठीक है। अब इसने क्या बोला, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड इतना दे दिया 10 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो सरफेस ऑफ एरिया 10 यूनिट लाइंग इन वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन का एरिया कहाँ होगा भाई, एक्स के अंदर होगा ना,
परपेंडिकुलर होता है वाई जेड, अगर कोई प्लेन है वाई जेड तो उसका एरिया कहाँ पर होगा, एक्स एक्सिस के अंदर होगा। तो यहाँ पर मुझे पता चल गया इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, एरिया कितना हो जाएगा 10 आई कैप। एक्स के लिए क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ, आई कैप इस्तेमाल कर रहा हूँ। ई डॉट ए लगाया, 3j कैप प्लस 4k कैप का कोई मतलब नहीं, 10 आई कैप इंटू 10 आई कैप कितना हो जाएगा, आई 1 हो जाएगा, और ये कितना निकल कर आएगा, 100 यूनिट निकल कर आएगा। पहला हमारा आंसर सही हो जाएगा। फ्लक्स पासिंग थ्रू हेमिस्फेरिकल सरफेस इन फिगर शोन बिलो। इसने बोला कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इसके अंदर एक हेमिस्फेरिकल सरफेस रखा हुआ है, बता दो कि कितना फ्लक्स पास करेगा हेमिस्फेरिकल सरफेस से। मेरे भाई ये हेमिस्फेयर रखा हुआ है, एक बात हमेशा ध्यान रखना, हेमिस्फेयर के अंदर दो सरफेसेस होते हैं, एक ये वाला ये सर्कुलर स्फेयर है, एक ये वाला ये हेमिस्फेरिकल सरफेस है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन अब आप डायरेक्टली अगर हेमिस्फेरिकल सरफेस से फ्लक्स निकालने के लिए जाएंगे तो आपको इश्यूज का सामना करना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर एरिया वेरिएबल है, यहां पर एरिया इधर है, यहां पर एरिया इधर है, यहां पर एरिया परपेंडिकुलर टू द प्लेन इधर है, यहां पर एरिया परपेंडिकुलर टू द प्लेन इधर है, यहां पर एरिया परपेंडिकुलर टू द प्लेन इधर है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर एरिया आ रहा है। तो आप एरिया को डायरेक्टली इस तरीके से अपना जो नॉर्मल फॉर्मूला है उससे तो निकाल नहीं सकते। लेकिन यार एक बात बताओ, जितना फ्लक्स इससे पास कर रहा है उतना ही तो बाहर निकल रहा है, यानी कि टोटल जो फ्लक्स होगा हेमिस्फीयर से वो कितना होगा, टोटल फ्लक्स पासिंग वो तो जीरो होगा। अच्छी बात है। तो यानी कि फ्लक्स इनकमिंग, जितना फ्लक्स आ रहा है उतना ही फ्लक्स बाहर निकल रहा है, और वो किसके बराबर हो जाएगा, वो जीरो के बराबर हो जाएगा। हाँ, अब देखो ये जो सर्कुलर सरफेस है, ये जो सर्कुलर सरफेस दे रखा है, ये हमेशा 90 डिग्री का ही तो एंगल बना रहा होगा उसके साथ, प्लेन के साथ जो है हेमिस्फेयर सर्कुलर सरफेस से ये जो एरिया होगा वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, इधर की तरफ होगा। बिल्कुल ठीक बात है, इधर की तरफ होगा, नो प्रॉब्लम इन दैट। तो मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ अपना ई ए कॉस थीटा वाला फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है, ई दे रखा है, एरिया कितना हो जाएगा इस सरफेस के लिए, पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर सरफेस है, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा एरिया। ठीक है, कॉस 180 डिग्री होगा। देखो एरिया इधर की तरफ है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इधर की तरफ है, दोनों के बीच का एंगल बता दो, 180 डिग्री है, 180 डिग्री एंगल है। तो 180 डिग्री पर 180 डिग्री कितना होता है, कॉस 180 डिग्री होता है -1। तो ये कितना हो जाएगा, ई माइनस ई पाई आर स्क्वायर कॉस माइनस ई पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस फाई इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब मुझे फाई निकालना है, मतलब कि हेमिस्फेरिकल सरफेस से कितना गया होगा, तो इसे इधर की तरफ भेज दूंगा, ये प्लस में था इधर की तरफ, ये माइनस में था इधर की तरफ आकर प्लस में हो जाएगा, और फाई कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू ई आ जाएगा। और ये कौन सा हो जाएगा हमारा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक बात है। ये बोला कि ये इधर की तरफ सिलेंड्रिकल सरफेस है, बोला कि इनकमिंग फ्लक्स बताओ और आउटगोइंग फ्लक्स बताओ। इस जो सिलेंडर है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, इससे इनकमिंग इस वाले से कितना फ्लक्स आ रहा है और इस वाले सर्कुलर सरफेस से कितना फ्लक्स जा रहा है वो बता दो। मैंने कहा टोटल फ्लक्स तो 0 होगा, इनकमिंग कितना होगा, ई ए कॉस थीटा होगा। ये सर्कुलर सरफेस है, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई, एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, एरिया होगा इधर, दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल, तो कितना आ जाएगा, माइनस ई पाई आर स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इधर से निकलेगा कितना, बिल्कुल जितना इधर से गया है उसका उल्टा निकलेगा, यानी कि ई पाई आर स्क्वायर निकलेगा। और निकाल कर भी देख लेना, इधर की तरफ एंगल जो है वो 0 डिग्री का आ जाएगा, क्योंकि एरिया भी इधर ही है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है। ठीक है, अब बात करते हैं गॉस लॉ के बारे में। ये एक इंटरेस्टिंग लॉ है, मज़ेदार लॉ है। देखो ये हमें जानकारी देता है फ्लक्स की, लेकिन ये बताता है कब, अगर मान लो कि अभी तो ये था कि भाई एरिया जो था वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो कांस्टेंट था। अब मान लो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेरिएबल हो जाए, तो उस केस के अंदर ये हमें क्या बताता है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताता है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जानकारी देता है। बोलता है फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस से, कोई भी टेढ़ा मेढ़ा भी हो, मान लो टेढ़ा मेढ़ा कोई सरफेस है, यहाँ पर क्यू चार्ज रखा है, इस पूरे सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा पता है, क्यू इनसाइड, जितना चार्ज अंदर रखा हुआ है बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है,
क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी ए इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड बाय इप्सिलॉन नॉट। ये क्या है? ये है गॉस लॉ का एक्सप्रेशन। ठीक है, क्यू इनसाइड का मतलब क्या है? उस इनक्लोज्ड चार्ज बाय क्लोज स्फीयर, उस जो क्लोज सरफेस है उसके अंदर कितना चार्ज है, वो है क्यू इन का मतलब, क्यू इनसाइड का मतलब। ठीक है, इस फॉर्मूले के अंदर कहीं ये चीज़ दिख रही है कि भाई क्लोज सरफेस, साइज ऑफ क्लोज सरफेस, शेप ऑफ सरफेस, या इस तरीके का कोई रिलेशन नहीं। तो फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन साइज ऑफ क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस कैसा भी हो, उसका साइज कैसा भी हो, उसे इससे फर्क नहीं पड़ता। शेप ऑफ सरफेस से फर्क नहीं पड़ता, और पोजीशन ऑफ चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। वो जो है फ्लक्स, अगर मान लो ये दो स्फीयर हैं, एक इधर की तरफ रखा है क्यू चार्ज और इसमें रखा हुआ है क्यू चार्ज बीच में सेंटर में, तो क्या इस स्फीयर से फ्लक्स पास करेगा ज़्यादा या इससे ज़्यादा पास करेगा? नहीं जी, दोनों से बराबर पास करेगा, क्यू इन बाय इप्सिलॉन नॉट, क्यू इन बाय इप्सिलॉन नॉट। वजह क्या है? क्योंकि फ्लक्स डिपेंड नहीं करता साइज ऑफ क्लोज सरफेस पर, शेप ऑफ सरफेस पर, पोजीशन ऑफ चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस पर। ठीक है, अब क्लोज सरफेस कौन कौन से होते हैं? क्या रॉड क्लोज सरफेस है? कभी भी नहीं। रिंग नहीं, डिस्क नहीं, स्क्वायर प्लेट नहीं। हाँ, स्फीयर एक क्लोज सरफेस है, क्यूब एक क्लोज सरफेस है, सिलेंडर जो है वो एक क्लोज सरफेस है। यहां देखो, ये चार्ज बीच में रखा हुआ था, यहां पर एक स्फीयर था, यहां पर एक स्फीयर था और यहां पर एक स्फीयर था। बोला कि यहां से मान लो कि फ्लक्स पास कर रहा है φ1, यहां से पास कर रहा है φ2 और यहां से पास कर रहा है φ3। क्या ये जो तीनों वैल्यू होंगी कुछ डिफरेंट होंगी या बराबर होंगी? मैंने कहा तीनों जो वैल्यूज होंगी वो बराबर होंगी। वजह क्या है? वजह यह है क्योंकि फ्लक्स जो है वो डज नॉट डिपेंड ऑन साइज ऑफ क्लोज सरफेस। अगर ये क्लोज सरफेस बड़ा है लेकिन इसके अंदर भी तो चार्ज क्यू ही है, इसके अंदर भी तो चार्ज क्यू ही है, इसके अंदर भी तो चार्ज क्यू ही है, और फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज अंदर कितना रखा है डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर शेप ऑफ स्फीयर या फिर शेप ऑफ सरफेस, शेप ऑफ सरफेस, साइज ऑफ क्लोज सरफेस, पोजीशन ऑफ चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस से फर्क नहीं पड़ता, तीनों में से फ्लक्स जो है वो बराबर पास करेगा। इसमें बताओ, ये चार्ज है Q1, Q और Q2 भी जो है चार्ज है Q1 जिसकी वैल्यू Q है, Q2 है वो भी Q है, और Q3 जो है वो भी Q है। तो इन तीनों की वजह से फ्लक्स कितना कितना पास करेगा? जितना इस चार्ज की वजह से पास करेगा उतना इस चार्ज की वजह से करेगा, उतना ही चार्ज इस चार्ज की वजह से करेगा। क्यों? तीनों चार्जेस तो बराबर है ना भाई। ठीक बात है। इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ याद कीजिए, गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस। कोई सा भी क्लोज सरफेस हो, हर क्लोज सरफेस के लिए गॉस चाचा वैलिड होंगे, नो मैटर व्हाट इट्स शेप, कैसा ही शेप हो और साइज। सिर्फ और सिर्फ ये डिपेंड करेगा कितना चार्ज अंदर इनक्लोज कर रखा है। ये स्फीयर है, इसके अंदर जितना चार्ज है, मान लो क्यू चार्ज है और ये स्फीयर है, इससे फ्लक्स पास कर रहा है φ1। इतना ही चार्ज मैंने जो है क्यूब के सेंटर पर रख दिया, दोनों से सेम फ्लक्स जो है वो बाहर निकलेगा। वजह क्या है? साइज ओनली डिपेंड ऑन चार्ज इनक्लोज, और दोनों पर चार्ज जो रखा है वो तो मैंने सेम ही रखा था। इफ नो चार्ज इज इनक्लोज्ड, अगर कोई चार्ज ही इनक्लोज्ड ना हो, जो टोटल फ्लक्स मस्ट बी जीरो, इट डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज प्रेजेंट आउटसाइड स्फीयर। इसका क्या मतलब है? मान लो एक ये गॉसियन सरफेस था या ये एक स्फीयर था, मैंने बोला कि इससे कितना फ्लक्स पास करेगा मुझे बता दो, चार्ज मैंने यहां पर रखा है। अगर कोई भी चार्ज इस स्फीयर के अंदर इनक्लोज नहीं है, इस सरफेस के अंदर बंद नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि टोटल फ्लक्स हमेशा मस्ट भी जीरो होगा। ये डिपेंड नहीं करता, यहाँ पर आप चार्ज रखो 1 करोड़ चार्ज रख लो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर अंदर एक भी चार्ज नहीं है तो फ्लक्स तो ज़ीरो ही होगा। वजह क्या है इसके पीछे? कि मान लो प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर रखा, इससे यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी पास करेंगी उतनी ही तो बाहर भी निकल जाएंगी, नेट फ्लक्स तो हमेशा ज़ीरो है। हाँ बिल्कुल सही बात है, मस्ट भी ज़ीरो आना ही चाहिए।
अब गॉसियन सरफेस के बारे में बात करते हैं। गॉस लॉ यूजफुल एंड इजी टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हम जब एप्लीकेशन वाला पार्ट करेंगे ना, तो उसके अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना सीखेंगे गॉस लॉ की मदद से। डिफरेंट डिफरेंट शेप्स का जो है हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट सरफेसेस का हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे होंगे विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। अभी आगे आएगा। तो गॉस लॉ यूजफुल एंड इजी टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन सिस्टम हैव सम सिमेट्री। लेकिन जो गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तभी निकाल पाएंगे जब उसके पास कुछ ना कुछ सिमेट्री होगी। दिस इज अचीव्ड बाय चॉइस ऑफ सूटेबल गॉसियन सरफेस। तो आपको सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस बनाना होगा अगर आप क्या करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। जैसे जैसे हाँ देखो, ये एक सरफेस था, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ था, ये भी एक स्फेयर था, इस पर क्यू चार्ज रखा हुआ था। अब देखो गॉस लॉ तो इसके लिए भी वैलिड है। अब देखो यहाँ से प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थोड़ी दूर 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 निकलेंगी, यहां से पास 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 निकलेंगी। तो गॉस लॉ तो यहां पर भी वैलिड होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस लॉ जो है वो यहां पर नहीं निकाल पाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर भाई यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा निकल रहा है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कम निकल रहा है। तो किस तरीके से निकाल पाओगे? सिमेट्री नहीं आ पा रही ना। हाँ, लेकिन गॉस लॉ वैलिड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज़ एप्लीकेबल। यहाँ सेंटर पर रखा हुआ है तो आसानी के साथ निकाल सकते हो क्योंकि सिमेट्री आ रही है। देखो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेम है। अब अगर पॉइंट चार्ज के लिए आपको गॉसियन सरफेस बनाना है तो आपको स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाना होगा। स्फेरिकल चार्ज के लिए कैसा गॉसियन सरफेस बनेगा? स्फेरिकल ही बनेगा। लाइन चार्ज के लिए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, और चार्ज प्लेट के लिए सिलेंड्रिकल और क्यूबिकल दोनों टाइप का आप गॉसियन सरफेस बना सकते हैं। अब आप बोलेंगे भाई लाइन चार्ज के लिए जो है वो गॉसियन सरफेस जो है वो इस तरीके का क्यों बना रहे हैं? सोचना चाहिए ना कि लाइन चार्ज के लिए आप सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस क्यों बना रहे हैं, स्फेरिकल क्यों नहीं बना पा रहे? भाई सिमेट्री की वजह है। मान लो एक लाइन चार्ज था, यहाँ पर मैंने इससे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रहा था चारों तरफ, मैंने यहाँ पर एक सिलेंडर लाकर रख दिया, तो सिमेट्री आ रही है ना। अगर सिमेट्री नहीं आ रही तो हम नहीं लगा पाएंगे, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, ये देखो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हर एक चार्ज से ऐसे 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 करके निकल रहा होगा, मैंने यहाँ पर एक सिलेंडर लाकर रख दिया तो यहाँ पर सिमेट्री आ रही है ना। यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही निकलेगा, इतना ही निकलेगा, इतना ही निकलेगा, सेम एंगल बनाएगा, सेम एंगल बनाएगा। तो इसीलिए हम सिमेट्री की वजह से रखते हैं। अब बोला फाइंड फ्लक्स, फ्लक्स बताओ चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ क्यूब। सेंटर ऑफ क्यूब पर एक चार्ज रख दिया, बोल रहा है कि फ्लक्स बताओ इस क्यूब से जो है वो कितना पास करेगा। मैंने बोला भाई क्लोज्ड सरफेस के अंदर रखा हुआ है, फाई जो है यानी कि फ्लक्स कितना पास करेगा वो हो जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। सीधी सीधी बात है, गॉस लॉ लगा दिया। फ्रॉम वन फेज, बोला कि इस फेज से बता दो कितना निकलेगा, ए बी सी डी। मैंने बोला 6 फेज से कितना निकल रहा है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। एक फेज से कितना निकलेगा, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। चार्ज इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ वन फेज देन फ्लक्स थ्रो क्यूब। इसने बोला चार्ज कहां पर रखा है, चार्ज रख दिया एक फेज के बीच में, तब बताओ कितना फ्लक्स पास करेगा। ये तो गंभीर बात हो गई। आप चार्ज कहां पर रख रहे हैं, चार्ज रख रहे हैं सेंटर ऑफ वन फेज के, एक फेज है और उसके भी सेंटर पर रख रहे हैं, और बोल रहे हैं कि इस क्यूब से कितना पास करेगा वो बताओ। देखो क्लोज सरफेस, अब देखो हमें इसके लिए क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा। गॉस लॉ जो है वो किसके लिए एप्लीकेबल होता है, क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल होता है, लेकिन यहां पर तो क्लोज सरफेस है नहीं, तो हमें क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा, इस चार्ज को ढकना पड़ेगा। देखो ऐसी सिचुएशन है। तो अब अगर मुझे इस चार्ज को ढकना है, इस चार्ज को अगर मुझे ढकना है तो मुझे एक दूसरा क्यूब लाना पड़ेगा सिमेट्री के लिए, और मैं इसको ऐसे कर ढक दूंगा। अब ये देखो दो क्यूब आए, लेकिन ये चार्ज पूरा ढक गया, इधर से भी पैक हो गया, इधर से भी पैक हो गया। हाँ बिल्कुल हो गया। तो यानी कि फ्लक्स बाय क्लोज सरफेस कितना है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि फ्लक्स बाय 2 क्यूब कितना है, 2 क्यूब ही तो होगा भाई, 2 क्यूब से ही तो पास करेगा। कितना फ्लक्स पास करेगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एक क्यूब से कितना पास करेगा, इस वाले से क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 क्यूब से क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट कर रहा है, तो एक क्यूब से कितना करेगा, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट करेगा। अब बोला कि मुझे बताओ कि ए बी सी डी, अगर इस फेस से मैं पूछूंगा कितना फ्लक्स पास कर रहा होगा, भाई 0 पास कर रहा होगा। वजह, इसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। अच्छी बात है।
इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है। इन दोनों के बीच में हमेशा एंगल कितना है, 90 डिग्री का। cos 90 क्या होता है, 0। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आई ना, ठीक है। चार्ज इज एट कॉर्नर ऑफ स्क्वायर प्लेट, अगर चार्ज को हम स्क्वायर प्लेट के कॉर्नर पर रख दें तो कितना फ्लक्स पास करेगा। भाई ये एक स्क्वायर प्लेट है, इसका एरिया कितना होगा, परपेंडिकुलर होगा, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा इसके साथ, किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज के साथ जो कि कॉर्नर पर रखा हुआ है। तो प्लेट से कितना फ्लक्स पास करेगा, 0 पास करेगा। चार्ज इज एट मिड ऑफ साइड, अगर यहां पर हम चार्ज रख दें तो इसको क्लोज सरफेस बनाने के लिए हमें 4 क्यूब लगते हैं। भाई अब मैं हर एक का तो कर कर दिखा नहीं सकता आपको, तो समझ लो इस चीज़ को कि 4 जो क्यूब हैं वो लगेंगे इसको ढकने के लिए। तो एक क्यूब से कितना फ्लक्स पास करेगा, Q/4 एप्सिलॉन नॉट। अगर हम कॉर्नर पर रख दें तो क्या होगा, कॉर्नर पर रख देंगे अगर हम किसी एक फेस के, चार्ज इज एट कॉर्नर ऑफ क्यूब, अगर क्यूब के एक कॉर्नर पर हम Q चार्ज रख देंगे तो इससे कितना फ्लक्स पास करेगा इस चार्ज की वजह से इस क्यूब पर। तो उसके लिए हमें क्लोज सरफेस बनाएंगे और क्लोज सरफेस बनाने के लिए हमें 8 क्यूब लगेंगे। तो 8 क्यूब से कितना पास करेगा, Q/एप्सिलॉन नॉट। तो एक क्यूब से कितना पास करेगा, Q/8 एप्सिलॉन नॉट पास करेगा। ओके, अब कोई बोलने लगे कि मुझे बताओ कि इसके एक फेस से कितना पास करेगा। बोलने लगे कि मान लो फॉर एग्जांपल इस वाले से बोलने लगे, इस फेस से कितना पास करेगा, ये जो GHFE है इससे कितना पास करेगा ये बताओ। मैंने कहा बताता हूँ। उससे पहले मुझे लगा कि ये वाले सरफेस का एरिया ऊपर की तरफ होगा, इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ जाएगा, इधर की तरफ जाएगा, इधर की तरफ जाएगा, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल रहेगा। इस वाले जो फेज है इससे तो फ्लक्स जो है वो पास करेगा 0। यही सेम केस इसके लिए भी होगा, यही सेम केस जो है वो इसके लिए भी एप्लीकेबल होगा। यानी कि 3 फेज से ABCD, ABHG और AGED, ED इधर होगा भाई, D इधर होगा, C इधर कर लेना, ठीक है। ओके, AGED से भी 0 पास करेगा, यानी इस वाले से और इस वाले से पास नहीं करेगा। 3 से पास करेगा, और 3 से कितना पास करेगा, 3 से पास करेगा Q/8। एक क्यूब से कितना पास कर रहा है, Q/8 एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल ठीक बात है। तो 3 फेज से कितना पास करेगा, Q/8 एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेज से कितना पास करेगा, Q/24 एप्सिलॉन नॉट। एक सवाल था PYQ के अंदर आया हुआ है, अ होलो सिलेंडर हैज अ चार्ज Q, एक होलो सिलेंडर है, इसके बीच में जो चार्ज है वो रखा हुआ है Q। इफ फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन यूनिट ऑफ वोल्ट मीटर एसोसिएटेड विद द कर्व्ड सरफेस B, इस B से जो फ्लक्स है वो कितना, बीच में अगर चार्ज रखा हुआ है तो इससे जो फ्लक्स पास कर रहा है वो है फाई। इसने ऐसा बोला है, ठीक है। देन फ्लक्स विद प्लेन सरफेस ऑफ A इन यूनिट ऑफ वोल्ट मीटर विल बी, इस A से कितना फ्लक्स एसोसिएटेड होगा वो मुझे बता दो। और चार्ज जो है सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, यानी कि चार्ज बीच में रखा हुआ है। देखो इस पर फ्लक्स कितना है, फाई, इस पर फ्लक्स कितना होगा, फाई नॉट होगा। मान लो जितना फ्लक्स इस पर होगा उतना ही फ्लक्स इस पर होगा, फाई नॉट, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स जो सिलेंडर पर होगा वो कितना होगा, Q/एप्सिलॉन नॉट होगा। हाँ ये बात तो हम जानते हैं। फाई प्लस 2 फाई, ये फाई प्लस ये वाला और ये वाला, 5 + 2 फाई नॉट कितना होगा, Q/एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक बात है। तो फाई नॉट कितना हो जाएगा, फाई नॉट की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो फाई नॉट हो जाएगा Q/फाई नॉट -5 हो जाएगा, इसे इधर भेज दोगे और ये 2 जो है वो ये भी नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो /2 और लग जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड आंसर, ठीक है। उन्होंने बोला एक न्यूट्रल कंडक्टर था, ठीक है, यहाँ पर आपने गॉसियन सरफेस बना दिया और बोला फ्लक्स बताओ। इतने एरिया में गॉसियन सरफेस बताया। बाय न्यूट्रल कंडक्टर के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता तो यहाँ पर फ्लक्स जो होगा 0 होगा। अब इसने बोला इफ पॉजिटिव चार्ज रॉड प्लेस्ड नियर द कंडक्टर, अगर एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड को मैं कंडक्टर के करीब ले आया, देन फ्लक्स बताओ पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस से अब बताओ कि कितना फ्लक्स पास करेगा। जब आप एक
पॉजिटिवली चार्ज रॉड को इधर की तरफ लेकर आएंगे तो इंडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ये जो नेगेटिवली चार्ज हैं, क्योंकि कंडक्टर के अंदर लूजली बाउंडेड होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव 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 चार्ज जो है वो इधर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी को हम पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अब फ्लक्स पॉजिटिव आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्रेजेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई। तो फ्लक्स कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। A rod of linear charge density lambda is placed inside sphere of radius r। एक स्फेयर था, इसके अंदर क्या करा, एक रॉड को जो कि जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, लैम्डा है, उसको जो है रेडियस ऑफ एक स्फेयर जिसकी रेडियस आर है उसके अंदर रख दिया। देन फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू स्फेयर। आप मुझे ये बताओ कि इस स्फेयर से कितना फ्लक्स पास करेगा। ठीक है भाई, लैम्डा क्या होगा, Q बाय 2R हो जाएगा, क्योंकि यहां पर 2R रखी हुई है। यहां पर ये जो रॉड है इसकी जो लेंथ है कितनी है इस स्फेयर के अंदर, भाई बाहर वाली से तो मतलब नहीं, क्योंकि बाहर जो भी चार्ज रखती होगी उससे इस फ्लक्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम गॉस लॉ के अंदर जो चार्ज रहते हैं वो इनसाइड वाला लेते हैं। तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी होगी, 2R होगी, और लैम्डा कितना है वो, और जो चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू 2R। ठीक बात है। तो स्फीयर के थ्रू जो है वो कितना फ्लक्स पास करेगा, जितना चार्ज इनक्लोज्ड है स्फीयर के अंदर कितना है, लैम्डा इंटू 2R बाय एप्सिलॉन नॉट। और हमने 2R क्यों लिया, क्योंकि भाई इसने कितना चार्ज रखती है, इसने कितनी डिस्टेंस है, कितनी लेंथ है इस रॉड की, इसके अंदर 2R ही तो लेंथ है। ठीक बात है। कोई बोलने लगे कि हम एक पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड को किसी क्यूब के अंदर इस तरीके से रखो कि उसके पास जो है वो मैक्सिमम फ्लक्स आए, तो मैक्सिमम फ्लक्स कैसे आएगा, अगर आप बॉडी डायगोनल के अलोंग रखेंगे। और कितना आएगा, ये लेंथ कितनी होती है, √3L होती है, और ये कितना हो जाएगा, √3L इंटू लैम्डा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा टोटल फ्लक्स जो होगा इससे पास कर रहा होगा। ठीक है, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू स्फीयर, इस स्फीयर से कितना फ्लक्स पास कर रहा होगा टोटल वो बता दो। ये देखो यहां पर इसने क्या बोला, एक पॉजिटिवली चार्ज जो है वो रॉड दे रखी है। ठीक है, और ये कहां पर दे रखी है, ये R/2 डिस्टेंस पर रखी है हमने। सेंटर से एक स्फीयर है जिसकी रेडियस R है, उससे R/2 डिस्टेंस पर, सेंटर से R/2 डिस्टेंस पर एक हमने पॉजिटिवली चार्ज रॉड को रखा है, जिसकी सेंटर से यहां तक की दूरी L है और यहां से लेकर यहां तक की दूरी भी L है। ठीक है, और इस पर लैम्डा जो है वो दे रखा है, लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ओके, अब अगर मुझे इस पर चार्ज निकालना है तो पहले मुझे पता लगाना पड़ेगा कि इस रॉड की कितनी लेंथ जो है वो यहाँ पर आ रही है। हाँ, ये बात तो मुझे निकालनी पड़ेगी। तो मैंने लगाया रेडियस के टर्म्स में, मुझे ये पता करना पड़ेगा कि कितनी लेंथ जो है वो इसकी इसमें आ रही है, इस स्फीयर के अंदर इंक्लूड हो रही है। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बिल्कुल होता है। तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस होगा R/2R। तो कॉस थीटा कितना आया, 1/2 आया, यानी कि थीटा जो है वो यहाँ से सेंटर से जो है ये 60 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ये जो रॉड जो बना रही है। ठीक है, अब साइन 60 डिग्री क्या होता है, साइन 60 डिग्री होता है, साइन 60 डिग्री क्या होगा, L/R होगा। कैसे, देखो साइन 60 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो L/R ये क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री, और ये कितना होगा, √3/2 इंटू R। और यहाँ से लेंथ की जो हमें वैल्यू मिल गई, लेकिन ये लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक की इतनी ही नीचे भी होगी, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो कितनी लेंथ निकल कर आ गई, टोटल इनक्लोज लेंथ √3 निकल कर आ गई। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्डा की लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ गया लैम्डा इंटू √3R, और बाय में एप्सिलॉन नॉट कर देंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, टोटल फ्लक्स मिल गया, कितना पास कर रहा होगा। चलिए अब बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ की अगले लेक्चर के अंदर, और अगले लेक्चर में ये इसको समाप्त करने की कोशिश करेंगे। बाय।